नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर देश व राज्य के लिए मंगल कामना की। सिंधी समाज के कुलगुरु काली टोपी परिवार के पंडित सुरेश पाराशर, पंडित रवि पाराशर ने देवनानी को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना संपादित करवाई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर देश व राज्य के लिए मंगल कामना की। सिंधी समाज के कुलगुरु काली टोपी परिवार के पंडित सुरेश पाराशर, पंडित रवि पाराशर ने देवनानी को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही पूजा अर्चना संपादित करवाई। पूजन के बाद देवनानी ने प्रेस से रूबरू होते हुए बताया कि यह मेरा सौभाग्य है कि एकादशी को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान व माघ पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर का पूजन का मौका मिला। इसके लिए ईश्वर को नमन करता हूँ। देवनानी ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा का सपना है कि देश व राज्य सुंदर, स्वच्छ, विकसित बने। इसी क्रम में मैंने महाकुंभ व पुष्कर में कामना की है कि अजमेर शहर व जिला स्वच्छ व विकसित व श्रेष्ठ बने। यह सरकार व हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह भारत देश है जहां बिना किसी निमंत्रण के 45 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। ये हमारे देश की बिना किसी भेदभाव के सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसे सनातन में विश्वास ना हो वह भले ही इस महान धार्मिक महाकुंभ में ना जाए, लेकिन 45 करोड़ की संख्या बिना निमंत्रण के महाकुंभ में पहुँचना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। देवनानी के पुष्कर पहुंचने पर पूर्व सभापति पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक, भाजपा महामंत्री अरुण वैष्णव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 144 साल बाद आए महाकुंभ के अवसर पर एकादशी के दिन प्रयागराज संगम पे नहाने का सौभाग्य मिला और आज तीर्थराज पुष्कर पूर्णिमा के दिन यहाँ पर पूजन करने का जो सौभाग्य मिला, वास्तव में मैं ईश्वर को अपनी ओर से नमन करता हूँ। ब्रह्मा की नगरी में जो ये अवसर मिला, मुझे लगता है कि मैंने ईश्वर से कामना की है कि अजमेर और राजस्थान की जनता को खुशहाल रखें, हमारे सबके सुख दुख दूर करें, हम सब निरोगी रहें। और मोदी जी और भजनलाल जी का स्वप्न है कि हम देश को और राजस्थान को हम विकसित बनाएं, स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं। इस नाते अजमेर शहर भी, अजमेर ज़िला भी एक स्वच्छ, सुंदर और श्रेष्ठ अजमेर बने, यह मैंने दोनों जगह कामना की है। मुझे लगता है कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति और संबल दे ताकि हम इस सनातन संस्कृति को बढ़ाने में अपने संपूर्ण शक्ति के साथ ताकत लगे। आज मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि बिना किसी निमंत्रण के कुंभ के मेले में 45 करोड़ से लोग आज तक अपने वहाँ पे डुबकी लगा चुके हैं। यह भारत है, यह जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के कोई गरीब अमीर, वास्तव में इसको सामाजिक समरसता का जो प्रतीक है। सबको मैं अपील करूँगा कि बिना किसी राजनीतिक सोच के सब लोग सामाजिक समरसता में कुंभ के मेले में नहाने के लिए जाएं, और जिनका सनातन में विश्वास नहीं हो वे भले न जाएं, उनको आज़ादी है। ऐसा मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर नगर निगम की ओर से पड़ाव में सब्जी फल ठेला हटाने को लेकर हंगामा हो गया। ठेला संचालकों ने ठेलों को पलटकर नुकसान करने व ठेला जब्त करने के आरोप लगाए हैं। बाद में ठेला चालकों ने इसका विरोध भी जताया। अजमेर नगर निगम की ओर से पड़ाव में सब्जी फल ठेला हटाने को लेकर हंगामा हो गया। ठेला संचालकों ने ठेलों को पलटकर नुकसान करने व ठेला जब्त करने के आरोप लगाए हैं। बाद में ठेला चालकों ने विरोध भी जताया। उनका आरोप था कि अचानक नगर निगम दल ने कार्रवाई कर उनको नुकसान पहुंचाया है। नगर निगम की ओर से पड़ाव क्षेत्र में यातायात में बाधा बने ठेला चालकों को हटाने की कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया। पुलिस जाब्ते के साथ टीम पहुंची और ठेलों को हटाया और कई ठेले जब्त भी किए। ठेला संचालक अर्जुन मेहरा ने बताया कि नगर निगम वाले आधे घंटे पहले ठेला हटाने के लिए बोलकर गए और बाद में आकर अचानक ठेले बिखेर दिए। ठेलों को पलटकर उन्हें जब्त कर लिया गया। नालों पर दुकानें बनी हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गरीबों को वह परेशान कर रहे हैं। कमला देवी ने बताया कि हमारे ठेले पलट दिए गए, नुकसान कर दिया गया, गले में पैसे भी थे, बाद में ठेले भी ले गए। छोटी देवी ने कहा कि अचानक इस तरह से कार्रवाई करना गलत है। हम सुबह आए बाबूजी तो मेरे को बोला आजाद के मोल का दे दो आप, हम कचरे लगा के फिर भी आके हमारे पूरा फैला के ठेले लेके हमारे गरीब आदमी को 5 साल कर दिया। आज उन्होंने हमारी 20-20 हजार की सब्जी का लूज नाश कर दिया इन्होंने। बाबूजी
गरीब आदमी पूरा ठेला उधर देखो इधर। आपको सूचना दी थी क्या पहले कोई? सुबह दी थी तो एक दिन में क्या करेंगे हम? भाई साहब इन्होंने 10-15 मिनट के अंदर 10-15 मिनट आधा घंटे के अंदर वापस आ गए तो आधे घंटे में एक दिन के मॉल का देना चाहिए। ठीक है, पड़ाव के अंदर है, वे अजमेर पड़ाव के अंदर ये सब बिगर बोले भर के ले गए और मार रहे सब लेडीजों को बिगर मतलब में। पुलिस प्रशासन सब की लेडीज पुलिस मारी लेडीजों को सबको सब भर के ले गए, सबके ठेला उल्टा लेके करके पूरा माल के नुकसान कर दिया सबको 15-20 हजार। रोज कुआ खोदते हैं, रोज पानी पीते ऐसे लोग हैं। आज इनका 50-60 हजार का ठेले को माल पड़ा। आए अधिकारी नगर निगम के, उन्होंने 2 ठेले उन्हें करे, बाकी ठेले डाली थी उसके अंदर गाड़ी के अंदर। मतलब सारे गरीब लोगों को जितों को सबसे परेशान कर रखा है इन्होंने। ये बोल के 1% में इनको आगाह नहीं करा कि हम आएंगे आपको ऐसे हटाएंगे ऐसे हटाएंगे। 1 दिन का 2 दिन का अल्टीमेटम देते इनको, तो उस हिसाब से इनकी कार्रवाई करते हैं, धंधा भी नहीं लगाते उसके बाद में। अब आप आ रहे हो हैंड टू हैंड इनकी गाड़ियाँ तोड़ रहे हो, इनके ठेले तोड़ रहे हो, पूरे माल को उड़ा दिया, पूरा माल खराब कर दिया इनका। आज इनका हर्जाना कौन भरेगा? आज इनका हर्जाना कौन भरेगा? आज पूरा प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ है, गरीब लोगों के साथ कोई भी नहीं है। नगर निगम आयुक्त सब इनके साथ खड़े, कोई भी साथ नहीं दे रहा है इन गरीब लोगों का, कोई समर्थन नहीं कर रहा है, सब गरीब लोग हैं। आज आप बताओ तो ये क्या जेल पातेंगे किसी का कोई चोरी करेंगे, ऐसे लोग कहाँ पे जाएंगे हमारे गरीब लोग? कम से कम नहीं करें 2.5 से 3 लाख रुपए नुकसान है गरीब लोगों का। पूरा माल बिखेर दिया। आप रोड पे पूरी सिचुएशन देखो जाके, पूरा माल रोड पे पड़ा, सब्जी अब्जी बिखेर दी। और उसकी वीडियो हमारे पास बकायदा है। जिस बंदे ने हमारा माल फेंका उस बंदे की वीडियो पूरी बकायदा खुद अधिकारी कह रहा है, दो खुद अधिकारी ने कहा हमें हमारा मुआवजा चाहिए, हम यहीं पे धंधा लगाएंगे, उसके बाद में कुछ नहीं चाहते। बोर्ड ऑफ डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में 15 फरवरी व 18 फरवरी तक नेपाल में आयोजित हो रहे इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय टीम भाग लेगी, जिसके लिए अजमेर की पुरानी मंडी स्थित थामा धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बोर्ड ऑफ डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में 15 से 18 फरवरी तक नेपाल में आयोजित हो रहे इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय टीम भाग लेगी, जिसके लिए अजमेर की पुरानी मंडी स्थित थामा धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के तहत टी शर्ट का विमोचन किया गया। भारतीय दिव्यांग बोर्ड की सीईओ मीना शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 4 बच्चे व पूरे देश से 18 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने नेपाल जा रहे हैं। यहाँ से जाकर खिलाड़ी अपनी प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल में भारत का नाम रोशन करेंगे। सभी को संदेश देते हुए कहा कि शारीरिक दुर्बलता कुछ भी नहीं होती अगर आपका मनोबल अच्छा है तो। अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो शारीरिक दुर्बलता आपकी कामयाबी के बीच नहीं आ सकती। ये बच्चे सभी को प्रेरणा देते हैं कि प्रत्येक इंसान यूनिक है, अपनी क्षमता अनुसार कोई भी आगे जा सकता है। अजमेर के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि नेपाल में जाकर जीत हासिल कर भारत का परचम दुनिया में फैलाएं। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान रवि कुमार बंजारा हैं। सभी अतिथियों व खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया की तरफ से बहुत गर्व का विषय है कि नेपाल हमारे यहाँ से इंटरनेशनल टूर्नामेंट क्रिकेट के लिए एक टीम जा रही है, जिसमें राजस्थान के 4 बच्चे भी सेलेक्ट हुए हैं। पूरे ओवरऑल इंडिया की तरफ से 18 जो क्रिकेटर हैं वो यहाँ से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नेपाल जा रहे हैं। हमारे यहाँ से रवि बंजारा की कप्तानी के साथ ये 18 बच्चे जो यहाँ से जा रहे हैं, उसके अंदर हमने यहाँ से मेरे जो हस्बैंड है उनकी याद के अंदर ये क्रिकेट जो है वो पूरा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके अंदर ये टी शर्ट्स जो आप देख रहे हैं, ये टी शर्ट्स लॉन्च की गई है। सारे बच्चों को शुभकामनाएं दी गई है कि वो यहाँ से नेपाल जाकर हमारे भारत का नाम रोशन करें। पिछली बार भी यहाँ पर अजमेर के अंदर ही राष्ट्रीय क्रिकेट का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर अलग अलग राज्यों से बच्चे यहाँ पर आए थे। मैं पूरे अजमेर शहर को और पूरे भारतवर्ष को एक संदेश देना चाहती हूँ इसके माध्यम से कि शारीरिक दुर्बलता कुछ भी नहीं होती है। अगर आपका मनोबल अच्छा है, आपकी जो सोच है वो सुदृढ़ है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपकी शारीरिक दुर्बलता किसी भी तरीके से आपके आगे आने में बाधा नहीं बन सकती है। ये बच्चे इस चीज़ के लिए प्रेरणा देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक यूनिक व्यक्ति है, वो अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकता है। हमारे यहाँ से जो ये बच्चे जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, मैं इन सभी को अत्यंत। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल के निर्देश पर जिला कलेक्टर लोक बंधु व अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने
ने मंगलवार को गुलाबबाड़ी स्थित आरओबी ब्रिज का निरीक्षण कर कार्य की गति बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायिका अनीता बघेल के निर्देश पर जिला कलेक्टर लोक बंधु व अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मंगलवार को गुलाबबाड़ी स्थित आरओबी ब्रिज का निरीक्षण किया और कार्य की गति बढ़ाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि कलेक्टर व विभागीय अधिकारियों के साथ चारों आरओबी पर निर्माण कार्य की गति बढ़ाने में आ रही बाधाओं के संबंध में चर्चाओं के साथ ही उसके निराकरण के लिए मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि आमजन जो लंबे समय से परेशानी से जूझ रहे थे उन्हें राहत मिल सके। पेयजल पाइपलाइन के स्थानांतरण के साथ साथ सीवरेज लाइन के स्थानांतरण की कार्यवाही भी की जाएगी। सुभाष नगर के एलएसी पर निर्माणाधीन आरओबी के दोनों ओर के यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़क की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। आरओबी का निर्माण अजमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकरण के सचिव अनिल पूनिया एवं तकनीकी अधिकारियों के साथ भी चर्चाएं की गई। इसके लिए आवश्यक बजट का प्रस्ताव विस्तृत रूप से बनाया जाएगा। स्थानीय निवासियों की सुविधाओं के लिए आरओबी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस बारे में अधिकारियों के साथ चर्चाएं की गई। इस मौके पर पार्षद, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, रेलवे के उप मुख्य अभियंता, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। में दक्षिण में पड़ने वाले एलसी नंबर 1, 2 और 44 सैंक्शन होने के बाद भी पिछले 5 सालों से काम अटका हुआ था, स्टार्ट नहीं हुआ था, लोग बहुत परेशान थे। आज जिलाधीश महोदय के साथ मौके पर जाकर के विजिट किया है ताकि काम को स्पीड अप किया जा सके और जल्दी से जल्दी लोगों को जो ओवरब्रिज कंप्लीट। अजमेर की फ्रेंड्स कॉलोनी के ब्लॉक बी में गैस की पाइपलाइन बिछाने के चलते कॉलोनी में पहले से बिछी पानी की पाइपलाइन टूट जाने से घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे आमजन बेहद परेशान है। जलदाय विभाग को शिकायत देने के बावजूद भी समाधान नहीं निकल रहा है, जिससे आमजन में रोष व्याप्त है। अजमेर के फ्रेंड्स कॉलोनी के ब्लॉक बी में गैस की पाइपलाइन बिछाने के चलते कॉलोनी में पहले से बिछी पानी की पाइपलाइन टूट जाने से घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे आमजन बेहद परेशान है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से क्षेत्र में गैस लाइन बिछाई जा रही है। गैस लाइन बिछाने के लिए मोटी मोटी ड्रिल मशीनों का उपयोग हो रहा है, जिससे कि क्षेत्र में पहले से बिछी पानी की पाइपलाइन टूट रही है। बताया कि पानी की पाइपलाइन के टूटने से घरों में करीब 12 दिनों से पानी नहीं आया है। क्षेत्रवासी अपनी अलग से आमदनी खर्च कर पानी के टैंकर मंगवा रहे हैं। साथ ही बताया कि जहां से पानी की पाइपलाइन टूट रही है वहां जलभराव जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे घरों की नींव में पानी भर रहा है और चारों तरफ कीचड़ फैल रहा है। क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में अगर सूचित करें तो वह कुछ समय बाद अपने फोन बंद कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स कॉलोनी है और यहाँ पे कम से कम 10-12 दिन हो गए पाइपलाइन फूटने की वजह से हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है। दूसरा, हमारे जो नींव है उसके अंदर पानी जा रहा है। ये ग्रिल मशीन से खोद रहे हैं तो इन्हें यही नहीं मालूम कि कहाँ खोदना है कहाँ नहीं खोदना है, तो इतने परेशान हो रहे हैं। हमारे को टैंकर डलवाना पड़ रहा है, पीने का पानी नहीं है भैया। कम से कम 12 दिन हो गए इनको। हाँ, 12 दिन से हमारे सप्लाई नहीं है। सप्लाई देते हैं पर वो बंद कर देते हैं फूटने के चक्कर में। उनसे बात करी तो वो फ़ोन बंद कर देते हैं, उठाते ही नहीं है। सबसे बात करिए भैया, कोई जवाब नहीं देता सीधी तरीके से। फ्रेंड्स कॉलोनी है ये। मैं यहाँ से पूर्व पार्षद हूँ रानी मंडी से और यहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ। ये फ्रेंड्स कॉलोनी ब्लॉक बी है और पिछले 10 दिन से यहाँ पे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है ना अंडरग्राउंड अपनी पाइपलाइन डाल रहा है। अंडरग्राउंड डालने से ये हो रहा है कि जो इनका सीवरेज कनेक्शन है उनको भी डैमेज कर दिया, मेन पाइपलाइन को बस्ट कर दिया। बस्ट तो किया कम से कम 10 से 15 जगह, अभी टुकड़े ज्वाइंट कर रहे हैं तो पानी जो है ना सप्लाई पूरी प्रॉपर आ नहीं रही है और नहीं आने का पानी रोड पे आता है तो ये बंद कर देते हैं इसको। अजमेर के वार्ड 55 के जेपी नगर स्थित मकान की बालकनी देर रात अचानक टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। मकान मालिक ने हाउसिंग बोर्ड पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हाउसिंग बोर्ड से मकान खरीदा था, इससे किसी तरह की कोई मरम्मत नहीं करवाई गई। हाउसिंग बोर्ड को इस विषय पर अलर्ट रहना चाहिए। अजमेर के वार्ड नंबर 55 के जेपी नगर स्थित मकान की बालकनी देर रात अचानक टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मकान मालिक ने बताया कि कुछ समय पहले उसने मकान हाउसिंग बोर्ड से लिया था। हाउसिंग बोर्ड की ओर से मकान की किसी तरह की कोई पूर्व में मरम्मत नहीं करवाई गई थी। मकान पूरी तरीके से जर्जर की स्थिति में था। कहा कि हाउसिंग बोर्ड को थोड़ा तो अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए। वही बताया हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों की स्थिति बेहद ही नाजुक है। कहा कि पावर हाउस को समय रहते सूचित कर दिया गया है। साथ ही वार्ड के पार्षद को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया। पूर्व में पार्षद ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, परंतु आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई।
जहां इस मकान की बालकनी टूटने से मकान मालिक का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही आसपास के 3 और मकानों को भी क्षति पहुंची है। पड़ोसी ने बताया कि रात को करीब 3 बजे मकान की बालकनी टूटने की आवाज आई, जिस पर मकान मालिक को इसका इत्तला किया गया। मकान में किराएदार भी रहते हैं। रात का समय था, इसलिए किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। मैं मकान ओनर हूँ सर। अपने रात को है ना 3-4 बार पहले भी बालकनी गिर चुकी है। अब यहाँ पे आए दिन बालकनी गिर रही है, तो इसका मरम्मत कराई जाए। हाउसिंग बोर्ड को है ना एक्टिव होना चाहिए। ये तो चलो कोई जान मान की नुकसान नहीं हुआ, किस है ना सामान टूट के रह गया, और किसी जान मान को कल को कोई नुकसान हो तो उसका जवाबदार कौन होगा। और पूर्व में 4-5 बालकनियाँ गिर चुकी है। पार्षद ने कंप्लेंट की है, पर इन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। मौके पे पार्षद आए देखने के लिए? पार्षद आए, पार्षद साहब को कहा तो पार्षद साहब ने कहा पीछे भी टूटी। तो मैंने कहा सर इसको पहले एक साथ पूरी बालकनियाँ कंप्लीट कराओ ना, क्योंकि रोज आए दिन गिरती रहती है। कल को किसी को कुछ हो जाए तो उस समय कौन उसका जिम्मेदार होगा। कितनी बजे गिरी है बिल्डिंग? रात को 3-3:15 बजे के आसपास की बात है। 3:15 बजे कॉल आया था, तो मैं आया हाथों देखने। कोई इसमें जनानी तो नहीं? जनानी नहीं हुई है। और नीचे और भी कोई किराएदार रहते हैं नीचे? किराएदार रहते हैं ऊपर। कौन? ऊपर ही रहते हैं। और कोई नीचे और कौन रहता है? मकान मालिक दूसरे है, अपने कोई नॉन पड़ोसी रहते हैं। अच्छा, कोई गाड़ी वाड़ी भी हल्का सा डैमेज हुआ है उसका। ये रात को इनका 3 बजे करीब पूरी बालकनी गिर गई है ऊपर से। हाउसिंग बोर्ड का मकान है, और हाउसिंग बोर्ड का मकान से बालकनी टूट के नीचे वाले घर पे गिर गई है, और इनका काफ़ी नुकसान हो गया है बहुत ज़्यादा। और कोई जान माल की हानि नहीं हुई, क्योंकि रात का समय था। तो बाकी नुकसान काफ़ी हो गया है। कौन, किसका मकान है ये चंद्र प्रकाश जी रहते हैं इधर। 2 बच्चे और इनकी मां इनके घर में रहती है। मिडिल क्लास फैमिली है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हो गया है। कोई डेथ वगैरह वाला सिस्टम नहीं हुआ, लेकिन पूरा घर पूरा गिर गया। ऊपर वाला बालकनी नीचे आके गिर गई। इनकी गाड़ी वगैरह सारी दब गई है इसके अंदर। कितनी गाड़ियाँ थी इनके पास? एक ही गाड़ी नई ली थी इन्होंने किस्तों पे भी। अच्छा। तो जो उसका भी देखो, नई गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इनका मकान है ऊपर, उनको भी कंप्लेन कर दी है कि कितने मकानों को क्षति पहुंची इससे 2 मकानों को क्षति, 3 मकानों को क्षति पहुंची। एक तो खुद जो गिरी है बालकनी वो। क्या नाम है उनका? उनका नाम सोनू भाई साहब है। अच्छा। ऊपर रहते हैं। अच्छा। और नीचे? और नीचे ये चंद्र प्रकाश जी रहते हैं नीचे। और तीसरा जो है वो खाली पड़ा है, वो बंगाली, मिस्टर बंगाली वो रहते हैं। अच्छा। तो वो तो यहाँ पे है नहीं अभी, वो गुजरात के अंदर। वो जो बंगाली जी वो अखिल भारतीय मेघवंश महासभा संस्था के पुष्कर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में सोमवार को संपन्न संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल और उनकी टीम निर्विरोध निर्वाचन को संविधान विरुद्ध बताते हुए समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और डॉक्टर जयपाल का पुतला फूंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय मेघवंश महासभा संस्था के पुष्कर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में सोमवार को संपन्न संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल और उनकी टीम निर्विरोध निर्वाचन को संविधान विरुद्ध बताते हुए समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और डॉक्टर जयपाल का पुतला फूंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जहां इसी संबंध में पुष्कर में भी विरोध किया गया। एडवोकेट देवेंद्र प्रकाश ने बताया कि पुष्कर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में डॉक्टर राजकुमार जयपाल और उनकी टीम हठ धर्मिता का प्रदर्शन करते हुए गबन कर रही है। कुछ दिनों पहले हुए कार्यक्रम में उन्होंने निर्विरोध कमेटी का गठन कर लिया, जिसमें वही अधिकारी हैं जो पिछले 10 सालों से कार्यरत हैं। इन सदस्यों ने करोड़ों रुपयों का गबन किया है। पूर्व में अखिल मेघवंश महासभा संस्था के चुनाव करवाने की मांग की, जिस पर उन्हें आश्वस्त किया गया। इसके बावजूद कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया, जिसके विरोध में पुतला जलाकर व ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया गया। ये हमारे मेघवंश समाज की संस्था है पुष्कर बाबा रामदेव मंदिर में, जिसमें यानी कि अपने हठधर्मिता से मनमर्जी से ये गबन कर रहे हैं, पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को यानी मूर्ति स्थापना के प्रोग्राम करके उन्होंने यानी कि निर्विरोध अपनी एक कमेटी गठित कर ली वापस, जिसमें यानी कि सारे पदाधिकारी वही है जो पूर्व में यानी पिछले 10 साल से चल रहे हैं। 9-10 साल से यानी यही काबिज हो रखे हैं। समाज का कौन सा पैसा आ रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए का यानी इन्होंने एक तरह से गबन कर रखा है। और कमेटी भी गठित करी है, तो उसमें यानी पुनः वही लोग आए हैं जो पूर्व में यानी कि पद पे काबिज है। यानी समाज को कुल मिला के दूसरों को यानी कि पता नहीं चले कि यानी कि हमारे बीच में यानी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसी संदर्भ में हमने यानी कि 21 तारीख को भी जनवरी में डॉक्टर साहब के घर पे जाके ज्ञापन दिया है समाज की मीटिंग करके। उन्होंने आश्वस्त दिए, कहा कि भाई कि 10 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसमें यानी चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी। लेकिन इन्होंने अपनी मनमर्जी से यानी पूरी कमेटी वापस निर्विरोध चुनाव करके वापस काबिज हो गए, जिसके संदर्भ में हम यहाँ पे एसपी साहब के और कलेक्टर को यह ज्ञापन देना है। पुतला भी फूका गया डॉक्टर जयपाल जी का। समाज में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार द्वारा
नवी साल लग गई है, आज तक चुनाव की प्रक्रिया नहीं है। गत वर्ष इन्होंने समाज से लाखों रुपए की सदस्यता के नाम से उगाही कर ली और चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं हुई, न समाज को अवगत कराया और मानमान्य तरीके से यहाँ अपने खुद और अपने मिलने वालों को थोप दिया पदों पे। इसका समाज विरोध करती है और कानूनी प्रक्रिया संविधान के हिसाब से चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज डॉक्टर राजकुमार जी का ये पुतला है, दहन का कार्यक्रम है और इसके बाद हम जो भी प्रशासन को इसकी सूचना देंगे, उचित कार्रवाई करे प्रशासन। जो समाज, जो मेघवंशी समाज है, जो आज इन लोगों ने पिछले 8-9 साल चुनाव हो गए कराए हुए और समाज को जो गुमराह करने का जो काम किया है इन लोगों ने, जो डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में जो अध्यक्षता के अंदर जो मूर्ति स्थापना जो की गई 10 फरवरी को, उसमें गोकुलदास जी और मेघ जी महाराज की मूर्ति स्थापना की गई। उस मूर्ति की आड़ में इन लोगों ने समाज को गुमराह और मूर्ख बना के इन लोगों ने निर्विरोध कार्यकारिणी गठित कर दी गई। मगर अभी चुनाव के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया था। अप्रैल 2024 तक सदस्य 2086 सदस्य बनाए गए थे और जो चुनाव अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया, ना ही चुनाव को कोई प्रस्ताव लिया गया, ना कोई जनरल मीटिंग ली गई और निर्विरोध जैसे उसकी मूर्ति स्थापना की आड़ में इन लोगों ने समाज को मूर्ख बनाते हुए डॉक्टर राजकुमार जयपाल को पुनः अध्यक्ष, रमेश जोधावत माकड़वाली को कोषाध्यक्ष और एक रामोतार काला को महामंत्री पद पर जो नियुक्त किया गया, पूरी मेघवाल समाज इसका विरोध करती है। और आज जिला कलेक्टर अजमेर को भी हम ज्ञापन देंगे और वहाँ पे भी एक भारी प्रदर्शन और उनका पुतला दहन किया जाएगा। हम पूरी मेघवाल समाज की तरफ से उनका पूरा विरोध करते हैं और ये जो कार्यकारिणी बनी है ये इनको निरस्त करवाएंगे और पुणे सहकारिता विभाग से इनका चुनाव। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू में मरीजों की बढ़ती आवक को देखते हुए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल प्रशासन अपने कामों का दायरा बढ़ाने के साथ ही अपने कामों में गति ला रहा है। इसी के चलते अस्पताल प्रशासन की ओर से बैरियर लगाकर पार्किंग व कुर्सियां लगाकर बैठने की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू में मरीजों की बढ़ती आवक को देखते हुए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल प्रशासन अपने कामों का दायरा बढ़ाने के साथ ही अपने कामों में गति ला रहा है।
इसी के तहत जेएलएन अस्पताल के प्राचार्य अनिल सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में कैजुअलिटी परिसर के बाहर पार्किंग की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए बैरियर लगाया गया है ताकि अन्य कोई गाड़ियों को पार्क नहीं करे, जिससे कि आने वाली एम्बुलेंस को किसी तरह की कोई दुविधा न हो। साथ ही मरीजों व उनके साथ आने वाले परिजनों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने उनके बैठने की व्यवस्थाएं भी की है, जिसके तहत प्रशासन की ओर से परिसर के बाहर गार्डन व कॉरिडोर में कुर्सियों की व्यवस्थाएं भी की गई है, जिससे किसी भी मरीज व उनके परिवारजन को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। गर्मियां आने वाली है और उनको देखते हुए पानी की समस्या के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन की ओर से पहले ही अस्पताल में 1000 प्रति लीटर घंटे के हिसाब से परिसर में आरओ प्लांट लगवाया हुआ है। अस्पताल में जगह जगह कूलर लगवाए गए हैं। साथ ही अस्पताल में जगह जगह पानी की समस्या से निजात पाने के लिए वाटर कूलर भी लगाए हैं, जिससे कि गर्मियों के मौसम में किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। जवाहरलाल नेहरू के बाहर जो कैजुअलिटी परिसर है, उसके वहाँ बाइक या दूसरे वाहन अपने खड़े करके चले जाते हैं लोग, उसको पाबंद करने के लिए हमने व्यवस्था बिठाई है कि वहाँ पर एक हमने बैरियर लगाया ताकि कोई वहाँ गाड़ियाँ पार्क ना कर सके, आने वाली एम्बुलेंसों को दुविधा ना हो, नए जो मरीज कैजुअलिटी में आते हैं उनको कोई दुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। सर बैठने को लेकर जी, जो बैठने के लिए लगाई आप चेयर, बैठने के लिए पेशेंटों के अटेंडेंट के लिए चेयर्स लगाई हैं ताकि उनको आराम से बैठ सके, क्योंकि काफ़ी अटेंडेंट साथ में आते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए सारी चेयर्स का व्यवस्था की है। गार्डन में, कॉरिडोर में जगह जगह व्यवस्था करी ताकि मरीजों के साथ जो आते हैं अटेंडेंट, उनको बैठने की व्यवस्था मिल सके। सर आने वाले जो गर्मी आ रही है, पानी की व्यवस्था पीने की व्यवस्था हमने ऑलरेडी कर रखी है। 1000 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमने एक आरओ प्लांट लगाया हुआ है गार्डन में, वो लगा हुआ है, जगह जगह कूलर्स लगे हैं, वाटर कूलर हैं, सब पीने की व्यवस्था सारी सुदृढ़। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आरपीएफ में तैनात कांस्टेबल के घर चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और 80,000 नकदी चोरी करके फरार हो गए। कांस्टेबल अपने परिवार सहित रिश्तेदार के घर दिन के लिए अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आरपीएफ में तैनात कांस्टेबल के घर चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और 80,000 नकदी चोरी करके फरार हो गए। कांस्टेबल अपने परिवार सहित रिश्तेदार के घर एक दिन के लिए गए हुए थे। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जाँच शुरू कर दी है। घूघरा कायड रोड निवासी पीड़ित ने बताया कि वह आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। अपने परिवार सहित रिश्तेदार के घर पुलिस लाइन अजमेर गया हुआ था। दूसरे दिन वापस घर पहुंचा तो घर के ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो अलमारी व लॉकर भी खुला हुआ था। पीड़ित ने बताया कि पलंग पर सारा सामान बिखरा हुआ था। चेक करने पर पता चला कि चोरों ने 3 सोने के मंगलसूत्र, गले का चिक सेट, रखड़ी सेट, 3 जोड़ी कान के झुमके सहित अन्य सोने चांदी के जेवरात और 80,000 रुपए नकदी चोरी करके फरार हो गए। आसपास तलाश करने पर पास के खाली प्लॉट में आभूषण के खाली डिब्बे मिले थे। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जाँच शुरू कर दी है। पाम कॉलोनी, मैस कॉलोनी के पीछे है कायड रोड पे, और ये अपने राजभवन जी का मकान है जो अपने आरपीएफ के अंदर सेवारत है। वो हमारी रिश्तेदारी के अंदर पुलिस लाइन में गए हुए थे। यहाँ पे घर पे कोई नहीं था, सह परिवार गए हुए थे वो। इस दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति आया, उसने कुदाली से दोनों गेटों के लॉक तोड़ दिए और फिर अंदर आके अलमारी से करीबन 5 या 7 लाख का गोल्ड व 80,000 रुपये नगद चोरी कर लिए उसने। और कांस्टेबल अपने परिवार सहित रिश्तेदार के घर एक दिन के लिए गया हुआ था। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। माघ माह की पूर्णिमा पर बुधवार को ब्रह्मा सरोवर में विशेष स्नान व जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। माघ पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर में स्नान, पूजन व दान पुण्य का शास्त्रों में विशेष धार्मिक महत्व उल्लेखित होने के चलते बुधवार को श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में विशेष स्नान किया। पुरोहित समुदाय के पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया गया। इसके लिए एक दिन पूर्व ही श्रद्धालुओं का पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। बुधवार को अलसुबह ब्रह्मा मुहूर्त के साथ ही पूर्णिमा स्नान का क्रम शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। सरोवर पर न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं अपितु विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे। सरोवर में स्नान के बाद तीर्थ यात्रियों ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए,
जिसके चलते ब्रह्मा मंदिर, रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर, वरहा मंदिर, रमा बैकुंठ मंदिर, कल्याण जी मंदिर सहित सावित्री व पाप मोचनी पहाड़ी पर भी भारी भीड़ लगी रही। पुष्कर के पंडितों ने बताया कि माघ की पूर्णिमा पर चाहे कुंभ में डुबकी लगाओ, चाहे पुष्कर में आकर पुष्कर सरोवर में लगाओ, बराबर होता है, क्योंकि ये सतयुग का तीर्थ कहलाता है। जो महिलाएं 12 मासी स्नान करती है वो भी आज की पूर्णिमा पर स्नान कर धर्म लाभ अर्जित कर रही है। माघ शुक्ला पूर्णिमा बुधवार 12 फरवरी सन 2025 को वेदों और शास्त्रों ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आज की पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा है। आज के दिन तीर्थों में, नदियों में, समुद्रों में स्नान करने से करोड़ों गुना, अक्षय गुना फल मिलता है। ऐसा भी लिखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी, सावित्री और उमा सभी का यहाँ समागम होता है और सभी नदियों का यहाँ समागम होता है। और यहाँ पुष्कर राज की पूजन करने से, पुष्कर राज में दान पुण्य करने से, हवन पूजन करने से करोड़ों गुना कुंभ के स्नान का पुण्य फल आज के दिन मिलता है। ये सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा है। उसका तीर्थ आज जो है पूर्णिमा से, माघ मास की पूर्णिमा का दिन है। चाहे कुंभ का स्नान करो, चाहे पुष्कर का करो, बरोबर होता है। आज महाकुंभ से लाखों श्रद्धालु यहाँ पुष्कर में भी स्नान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये सतयुगम केवलम पुष्करम सतयुग का तीर्थ है। द्वापरम नेमी शरण, द्वापरम नेमी शरण, त्रेता में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा। जैसे महाकुंभ प्रयागराज में त्रिवेणी नदी का संगम होता है, उसी प्रकार हमारे पुष्कर में भी प्रातःकाल बेती गंगा, मध्यांते सरस्वती और सायंकाले रेवा नदी और त्रियो नदी का यहाँ संगम होता है त्रिवेणी का। तो पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है और आज माघ मास की पूर्णिमा तो सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में औरतें जो 12 मासी प्रत्येक महीने को 12 महीने का स्नान करती है वो भी यहाँ लाभ लूट रही है। और ये बावन घाट में आज तमाम भीड़ भरी हुई है। कम से कम आज 50 लाख यात्री यहाँ पुष्कर में स्नान करने की आशा है। और मैं जगत पिता ब्रह्मा से ही कहता हूँ, सभी का भला करें और सभी का उद्धार करें। तो पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभा से पुष्करानी से एतानि मुक्त तीर्थानि पूजा काले स्नान काले सदा पिंड श्राद्ध काले सदा मम। यह साधु का मोक्ष होता है नहाने से प्राचीन। अजमेर के संस्कृति द स्कूल में नवाचारों व उनके क्रियान्वयन पर प्रेस वार्ता का आज आयोजन हुआ, जिसके लिए विद्यालय के चेयरमैन व प्राचार्य के साथ अन्य मैनेजमेंट पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित किया तथा आगामी सत्र 2025-26 में विद्यालय में होने वाले बदलावों व उनके क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। संस्कृति द स्कूल में नवाचारों व उनके क्रियान्वयन पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। विद्यालय के चेयरमैन व प्राचार्य के साथ अन्य मैनेजमेंट पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित किया तथा आगामी सत्र 2025-26 में विद्यालय में होने वाले बदलावों व उनके क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। विद्यालय के सह निदेशक नीरज कुमार बदूतिया ने बताया कि आगामी सत्र से विद्यालय में डे स्कूल, डे बोर्डिंग व बोर्डिंग की व्यवस्थाएं लागू होगी। वहीं डे बोर्डिंग में लंच के बाद के अतिरिक्त समय का सदुपयोग विद्यार्थी के व्यक्तित्व को निखारने हेतु स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, खेल और आवश्यकता अनुसार विषयवार रेमेडियल क्लासेज के लिए किया जाएगा। आज जबकि हर बच्चा मोबाइल पर अपना ज्यादा समय व्यतीत करता है, विद्यालय की पुरजोर कोशिश रहेगी कि उन्हें रचनात्मक व सकारात्मक वातावरण प्रदान करे, मोबाइल व स्क्रीन टाइम से यथासंभव दूरी रखने के लिए तैयार कर सके तथा इसके लिए विभिन्न ज्ञानवर्धक व मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन भविष्य में किया जाएगा। विद्यालय प्राचार्य मनीषा जौहरी ने बताया कि विगत कई वर्षों से अभिभावकों द्वारा डे स्कूल, डे बोर्डिंग को नर्सरी से कक्षा 12 तक के विस्तार की मांग की जा रही थी। इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए विद्यालय प्रशासन व मैनेजमेंट ने तार्किक निर्णय लेते हुए सर्वे करवाया तथा अभिभावकों के विचार लेने के पश्चात विद्यालय मैनेजमेंट के द्वारा अभिभावकों के रुख के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए अनेक विकल्प तैयार किए गए। कहा, अजमेर शहर के प्रथम डे बोर्डिंग स्कूल में छात्रावास सुविधा भी है, जहां देश के विभिन्न राज्यों, मध्य प्रदेश, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, गुजरात आदि से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। नीति के जो भी बात कही जा रही है वो एक्चुअली तो 60s से कहा जा रहा है, परंतु प्रेजेंट गवर्नमेंट के हिसाब से मैं सोचूं तो वो शायद उसको पालना करा सके। जो उसमें बात कही जा रही है उसमें भी संस्कृति का बहुत उन्होंने जोर दिया है कि हमारे बच्चे अपनी विरासत को समझें, उसके पास आएँ। बच्चों को कई ऑप्शंस भी दिए हैं और सबसे बड़ी 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे याद आती हैं, प्रिंसिपल मैम भी उसमें मेरा साथ देंगी।
उसमें लिखा गया है कि स्पोर्ट्स उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना मैथमेटिक्स। अब इसको करना, समाज को समझाना, उसमें ये है कि भाई वो कहेंगे मैथमेटिक्स जाता है तो उसको जॉब मिलने के चांसेस बड़े होते हैं, तो क्या स्पोर्ट्स से भी उसको जॉब मिलेगी? ये सरकार को देखना पड़ेगा किस तरह से कार्यक्रम बनाया जाए ताकि ये जो सोच लेके आए हैं वो पूरा हो। दूसरा, उन्होंने जो 3 वर्ष से 18 की उम्र तक इसको भागों में किया है, प्रिपरेटरी करा है, फंडामेंटल करा है, फाउंडेशन किया है, मिडिल किया है और सीनियर स्कूल किया है। यह लगभग अमेरिकन मॉडल है जो 9 to 12 को एक हाई स्कूल कहता है, इन्होंने भी इसको हाई स्कूल कहा है। तो 9 to 12 में काफ़ी इन्होंने लचीलापन दिया है। बच्चे के लिए ये है कि सेमेस्टर सिस्टम की तरह हो सकता है, 10th के बाद बच्चा छोड़ सकता है, कुछ अपने वोकेशनल उसमें जाना चाहता है या ऑक्यूपेशन से संबंधित सीखना चाहता है, तो ये अभी सोच है। लेकिन उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे 100% लिटरेसी को लाना। उन्होंने अपने लिए टाइमली वो दिए हैं कि 2030 तक ये होगा, 2035 तक ये होगा, तो कई इस तरह की बातें हैं। पर उन्होंने अभी जो अपना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दिया है इसको अचीव करने के लिए, उसको अगर स्कूल्स, पेरेंट्स, कम्युनिटीज़ पूरी तरह से अपने उसमें लगा पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने उसको जो शिक्षा को है वो 5 जो अंडकोश और से लेके आनंद तक लेके गए हैं, शरीर है, फिर आपके लेयर्स के थ्रू गए हैं। तो जो मास्लोव का भी वो कहना होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग से लेके फाइनली आप एंड में जाएं जहाँ पर आप बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, आनंद वाली स्थिति, ब्लिस वाली में आ जाएं, तो वो उसको भी उन्होंने टारगेट किया है। अपनी ही जो कहेंगे, मैं हिंदू कहूँ या जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है उससे बहुत प्रभावित होकर किया है। और यह कोई नई बात नहीं है, हमारे गुरुकुल में ऐसा ही होता था जहाँ पर उन सभी अंडकोशों के होते हुए शिक्षा को प्रदान किया जाता था। अभी जो हमने निर्णय लिया है, पहले स्कूल 100% डे बोर्डिंग थी फ्रॉम क्लास 3rd to क्लास 8, उसमें बच्चों को कंपल्सरीली डे बोर्डिंग में रहना पड़ता था। अब इस वर्ष से, मतलब आने वाले सेशन से, ये प्रावधान किया गया है कि जो बच्चा डे स्कूल ऑप्ट करना चाहता है तो CBSE रूल्स के हिसाब से स्कूल वर्क करेगी और उसी के हिसाब से बच्चा डे स्कूल में चले जाएगा। जो बच्चे डे बोर्डिंग ऑप्ट करना चाहेंगे वो उसके बाद स्कूल एकेडमिक टाइम्स के बाद में स्कूल में रुकेंगे और उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये है कि हमारे पास जो पेरेंट्स का फीडबैक कईयों का आ रहा था कि भाई मदर्स चाहती हैं कि बच्चा स्कूल टाइम के बाद में, जो नॉर्मल स्कूल टाइम के बाद में घर पहुंच जाए, तो उसी को देखते हुए, पेरेंट्स की सेंटिमेंट्स को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि ये उसको ऑप्शनल कर दिया जाए। पहले हमारा विचार चलता था कि 100% डे स्कूल कर दें, पर जब हमने फीडबैक लिया तो अप्रॉक्सीमेटली 50-50 फीडबैक आया। 50% पेरेंट्स ने ये कहा कि हमको डे स्कूल चाहिए, 50% ने कहा नहीं हमको तो डे बोर्डिंग ही चाहिए। तो उसको देखते हुए फिर हमने निर्णय लिया, हालांकि ऑपरेशनल कई समस्याएं आएंगी, पर फिर भी हमने निर्णय लिया कि पेरेंट्स की जो प्राथमिकता है उसको ध्यान में रखा जाए और उसके हिसाब से ऑप्शनल कर दिया जाए इसको। जो पेरेंट जैसा चाहेगा, जैसे ऑप्शन उसके बच्चे के लिए ठीक लगेगा, वो अपना ऑप्ट कर लेगा। तो सारा एक बैलेंस मील जो है डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की स्टूडेंट काउंसिल भी इन्वॉल्व होती है, न्यूट्रिशनिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, वो बैलेंस डाइट होती है, वो हर डे टू डे चेंज होती रहती है, हर वीक का मेनू बनता है, उसके हिसाब से उसमें कोई स्पेसिफिक मैं आपको नहीं बता सकता। जैसे मिलेट्स का दलिया भी दे दिया हमने और सब्जी रोटी दे दी, उसमें भी जो सब्जियां बच्चे घर पे नहीं खाते हैं, लौकी है, पालक है, वो यहाँ पे उनको दिया जाता है जिससे कि वो उनको न्यूट्रिशियस मिले। लेकिन इसीलिए स्कूल का मील फ़ायदा करता है कि यहाँ पे फास्ट फूड नहीं मिलेगा, उसको वही खाना पड़ेगा और ये भी कंपलसरी है कि वो झूठा नहीं छोड़े। सर उनका फीस का बाहर नहीं पड़ेगा। डे बोर्डिंग की जो फीस हमारी चली आ रही है वही चल रही है, और जो डे स्कूल में आएंगे तो हमारे को ये फूड कॉस्ट नहीं लगेगी, तो उतनी फीस हमने कम कर दी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।